नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। यहां मुंबई से महाराष्ट्र का महाचुनाव आने वाला है और हम सब कहते हैं कि कोई चुनाव जो होता है ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है, एक त्योहार होता है और महाराष्ट्र के लोग इस त्योहार को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। और उस त्योहार में अगर कुछ पटाखे, कुछ फुलझड़ियां, कुछ अनार बम, कुछ रॉकेट वगैरह ना छूटे तो फिर किस बात की राजनीति और किस बात का चुनाव। और महाराष्ट्र का चुनाव वैसा ही होने जा रहा है, खूब धमाकेदार। आप बयान सुनते हैं एक दूसरे के लिए कैसे तीर छोड़े जाते हैं, वो सब कुछ। लेकिन इस सब के बीच मुंबई शहर खास तौर पर, वैसे पूरा महाराष्ट्र, जहां से आप एक चीज को अलग नहीं कर सकते और वो है ठाकरे परिवार। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, हमारे मंच पर इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे जी। आदित्य जी आप आए, बहुत शुक्रिया। और अभी नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं, अपना नामांकन दाखिल करके आ रहे हैं, तो ये तो मंदिर जाने जैसा होता है हमारे यहां चुनाव में। तो प्लीज आपका माइक उधर। सबसे पहले क्या भूमिका आप अपनी और पार्टी की देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव सच में लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ इतनी पार्टियां हैं। इस लिहाज से शिवसेना यूबीटी की भूमिका क्या है इलेक्शन में? भूमिका स्पष्ट है। इस वक्त के लिए हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे। पिछले 2 साल अगर आप देखें तो सबसे गंदी राजनीति, एक बहुत कंफ्यूजिंग राजनीति, और इसे क्या हम राजनीति कह भी सकते हैं क्या? ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में थी, एक अस्थिरता निर्माण हुई थी। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी हमारे स्टेट में, वो नहीं आई। जॉब्स का सबसे बड़ा मसला है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बन चुकी है, वो क्या वाकई जनता की सुनती है? और इसलिए हम तो लड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी करके लड़ रहे हैं, और बिल्कुल महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र को लूटने आए हैं उसे हम भगा देंगे। ये लूटने वाले लेकिन कभी आप ही के साथ थे? बिल्कुल थे, इसलिए तो हम उनसे दूर हो गए। आप कहते हैं हम डिपोर्ट कर देंगे इस सरकार को। कहां डिपोर्ट करेंगे? डिपोर्ट तो उन्होंने काफी सारी इंडस्ट्रीज को किया और उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। तो मैंने कहा ये आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं, डिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में काफी सारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से कहीं दूसरे राज्य गई, गुजरात भेजी गई, फोर्सफुली भी काफी सारी चीजें भेजी गई है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जॉब्स उसके साथ गए, लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी ना गुजरात में खुद को स्थापित कर पाई, वो तो देश से भी बाहर चली गई। उदाहरण अगर आप ले तो वेदांता फॉक्सकॉन है, असल में तो वो तलेगांव में आना चाहिए था, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में आना चाहिए था। हमारी अगर सरकार होती तो पूना में आता, लेकिन जबकि भाजपा की सरकार बैठ गई, एकनाथ शिंदे की सरकार बैठ गई, तब उन्हें फोर्स किया गया गुजरात जाने के लिए। जहां गए ढोलेरा, जो प्रधानमंत्री महोदय का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम तो टेक ऑफ हुआ ही नहीं, लेकिन वहां से भी वेदांता फॉक्सकॉन देश से चली गई। उन्होंने कहा हम यहां काम नहीं कर सकते। तो नुकसान किसका हुआ? न महाराष्ट्र का सिर्फ और न सिर्फ गुजरात का, लेकिन देश का नुकसान हुआ, क्योंकि आज जो युवा जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं यहां वहां। सबसे बड़ी तकलीफ हमें बेरोजगारी की है, वो तो किसी को नहीं मिली। अभी आपने बोला कि पिछले 2 साल में बड़ी कंफ्यूजिंग राजनीति हुई। सवाल असल में यही है कि इस कंफ्यूजन के लिए जिम्मेदार कौन है? शिवसेना एक थी, आप 30 साल से बीजेपी के साथ थे। जो भाग के गए वो, क्योंकि वो ये कहते हैं, तो हम नाम लेके बात करें, एकनाथ शिंदे, वो ये कहते हैं कि आप विचारधारा से दूर हुए। तो 2 साल उन्होंने सरकार में क्या मजा मस्ती की? फिर 2 साल क्यों रहे मंत्री? अगर हम विचारों से दूर हो गए तो 2 साल वो जो नगर विकास के जो डिपार्टमेंट थी उनके पास, नगर निगम की, वो क्यों रहे उनके मंत्री? इस्तीफा देना चाहिए था पहले दिन की, मुझे ये मंजूर नहीं है, चलो मैं इस्तीफा देता हूं, बाहर निकल जाता हूं। लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। ये लोगों का जो झूठ था वो पकड़ा गया। इनके 2-3 करीबी लोग थे, वो ईडी में उनको अरेस्ट किया गया और फिर इनको भागना पड़ा। अगर असल में ये अगर जैसे कहते हैं बंड किया हमने, उठाव किया, उठाव यही रह के करना चाहिए था। ये तो भाग गए, पहले सूरत, फिर गए गुवाहाटी, फिर गोवा में आके आपको पता है जब सरकार हमारी गिराई गई तो कैसे बेशर्मी की उन्होंने हालत दिखाई है कि टेबलों पे चढ़ के नाचे हैं वो लोग। तो फिर ये कौन से संस्कार होते हैं? ये कौन सी संस्कृति है? अगर वो सच में महाराष्ट्र के पुत्र होते तो वैसे नहीं करते। बट वो तो कहते हैं कि आप लोग सुनते नहीं थे। वो कई बार जो गठबंधन आप लोगों ने किया था और जो सरकार बनाई थी उसका विरोध वो आंतरिक तौर पर कर रहे थे, लेकिन आप लोग तो 2 साल से वो मस्त मजा करते रहे और फिर एक दिन ऐसे सपना आ गया कि अरे मेरा कोई सुन रहा नहीं और मैं निकल जाऊं। कहते आप लोग मिलते नहीं हैं, ठाकरे परिवार हमसे मुलाकात नहीं करता। तो 20 मई को आके कौन रोया था वर्षा बंगला में कि अरेस्ट हो जाएगी, मुझे बचा लो? कौन कह रहा था? ये शिंदे साहब रोए आके। ये मैंने कितने बार कहा है। नहीं, शिंदे साहब ये भी बोलते हैं कि उद्धव जी हमको नौकर की तरह ट्रीट करते थे घर के। बाला साहब हमको दोस्त मानते थे। अभी बार बार जो दिल्ली बुलाया जाता है उन्हें, वो कौन सी ट्रीटमेंट है?
वो भी नौकर की ट्रीटमेंट मानते हैं। देखो यही बात है कि जो बातें उनको भी भाग के गए, डरपोक थे, भाग गए, और फिर अभी वो जस्टिफाई करने के लिए जो मन में आए कहते जाते। कभी कहा था कि नवाब मलिक जी के साथ बैठ नहीं पाएंगे, बैठ गए। फिर कभी कहा था दाऊद के पार्टनर के साथ बैठ नहीं पाएंगे, बैठ गए। तो ये सारी जो चीजें, राष्ट्रवादी के साथ नहीं बैठ पाएंगे, दादा फंड नहीं देते, अजीत दादा फंड नहीं देते, सब जो उन्होंने कहा कि वो कर नहीं पाते, वो उनके साथ जाके कर तो दिया। नहीं, लेकिन ठीक है, वो उन्होंने सरकार तोड़ी, गिराई, पार्टी तोड़ी, आपने उसकी वजह बताई कि उनके ऊपर दबाव था। उन्होंने इंसानियत तोड़ी। देखिए क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि किसी को पार्टी छोड़नी होती है, इस्तीफा देते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अगर जीते तो खुश रहो, नहीं जीते तो भी मेहनत करते रहो। ये लोगों ने, ये जो 40 चोर है, अलीबाबा और 40 चोर, इन्होंने, एक तो एकनाथ शिंदे जी खुद 20-25 साल जो भी एक्चुअल उनका करियर रहा है, आप चेक करके देखिए, सारा का सारा करियर, फिर पहला टिकट हो, फिर पहला मंत्री पद हो, वो एक ही व्यक्ति के कारण है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, दूसरे किसी की वजह से नहीं है। किसी से भी पूछे, पूरा करियर उनका देखे, इनका जो सब जो पूरा करियर देखे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे एक ही व्यक्ति की वजह से है। फिर आगे जाके 2 साल मंत्री रहे, पहले तो 5 साल मंत्री रहे फडणवीस साहब के कैबिनेट में। क्यों? क्योंकि उद्धव साहब ने उनको मंत्री बनाया। फिर हमारे कैबिनेट में जब आए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट होता है, अर्बन डेवलपमेंट, कभी किसी ने सुना है पिछले 50 सालों में कि सीएम ने अपना ये जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है किसी दूसरे को दिया? नहीं, लेकिन इन्होंने लिया था। जब इनकी झूठ, इनकी चोरी पकड़ी गई तो जिस आदमी ने सब कुछ दिया, उसी का पद छीनने के लिए, उसी की पार्टी तोड़ने के लिए, उसी के पार्टी का नाम छीनने के लिए ये भाग के गए सूरत। यानी ये कौन सी इंसानियत होती है? अच्छा, उसी वक्त उद्धव साहब पे 2 ऑपरेशन हुए थे। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे, इतने खराब समय में अगर कोई आपका साथीदार छोड़ के निकल जाता है तो ये तो इंसानियत के खिलाफ है। वो तो इनफैक्ट पर्सनल राजनीति अपनी जगह, राजनीति चलती रहती है। कभी कभी राजनीति गंदी भी होते हैं। मैं मान लेता हूं कि हम साधारण जैसे राजनेता होते हैं वैसे नहीं, हमें राजनीति शायद आती नहीं है, लेकिन हम एक लगाव से काम कर रहे थे, दिल से काम कर रहे थे। जो भी अपने साथ होता है वो अपने साथ रहता है, एक विश्वास होता है। वो ये मतलब उनकी पार्टी और वो ये कहते हैं कि भाई सीएम बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने कोई भी समझौता किया। अब तो इनफैक्ट इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीएम नहीं, लश्कर तैयबा के साथ हाथ मिला लिया। तो अभी कौन बैठा है उनके साथ? और ये इनको जब सीएम बनना था तो मेरे पिताजी को या उनके पक्ष के नेता को या सीएम को दगा देके, पीठ में खंजीर को बस के भाग के गए थे सूरत। समझौता किसके साथ किया? भाजपा के साथ, जो महाराष्ट्र लूट रही है। जिन्होंने, जिस भाजपा ने कोविड के दरमियान अपने जो एमएलए लैड फंड्स होते हैं वो भी पीएम केयर फंड, एक प्राइवेट फंड को दिया, महाराष्ट्र को नहीं दिया। ऐसे भाजपा के साथ इन्होंने समझौता किया। क्या ये महाराष्ट्र द्रोही नहीं है? और इनको फिर क्या सीएम बनना नहीं था? कि ये साधु है, कि ये फकीर है? नहीं, लेकिन ये सवाल मैं तो भी है यही ना? कहता हूं ना कि ऐसी बातें, यानी उन्होंने क्या किया, आप कोट कर रहे हैं, सामने लाइए उनको। आएंगे शाम को। चलो मैं रुक जाता हूं, पूछे आते क्या वो? प्लीज रुकिए। वो नहीं आएंगे, फिर भाग जाएंगे गुवाहाटी। आप जैसा कह रहे थे कि पिछली जो सरकार, ये जो भी सरकार चल रही, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका दावा है कि मुंबई की शक्ल सूरत जो है उन्होंने बदल दी है। मुंबई आज दिख रही है क्या? जाके सीलिंग पर से देखिए। जैसे मुंबई में पूरा फॉग है, स्मॉग है। जैसे कोस्टल रोड का जिक्र करते हैं, वो एमटीएचएल का जिक्र करते हैं, मेट्रो का जिक्र करते हैं, और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं जब आपकी सरकार आई ये थी। शुरुआत करते हैं, एक एक का शुरुआत करते हैं। कोस्टल रोड, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा था, मुंबई महानगर पालिका था, जिसका कोई लेना देना ना एकनाथ शिंदे जी से है ना देवेंद्र फडणवीस जी से। 2017 में ये शुरुआत हुई, उद्धव साहब के हस्ते उसका भूमि पूजन हुआ, और सारा का सारा काम हमारी तब बीएमसी थी तभी किया। और उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तब मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर बना, लेकिन हमने वो आगे लेके आए। अगर हमारी आज सरकार होती तो कोस्टल रोड का काम 2023 के दिसंबर तक पूरा का पूरा हो जाता था, इंक्लूडिंग साइकिल ट्रैक, इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन पाथवे, और इंक्लूडिंग 96 हेक्टेयर्स ऑफ ओपन ग्रीन स्पेस। इन्होंने क्या किया? आधे किलोमीटर का जाके उद्घाटन किया है, डिवाइडर का जाके उद्घाटन किया है, तो भी आज भी कोस्टल रोड पूरा नहीं हुआ है। जो इनके हाथों में कोस्टल रोड 2014 से था, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड, सिर्फ एक ही होता है इनके हाथों में, जो कुछ आता है एक तो कॉन्ट्रैक्टर बदल दिए जाते हैं या फिर एस्केलेशन हो जाता है। पूछे कितने का एस्केलेशन हुआ है नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड का? मुंबई पूना में जो मिसिंग लिंक थी, जो लोनावला से टनल जाना था, 2014 से काम चल रहा है, इन्हीं के डिपार्टमेंट में एमएसआरडीसी चल रहा है काम, 6000 करोड़ का एस्केलेशन हुआ। एमटीएचएल जिसे अभी अटल सेतु कहा जाता है, अगर हमारी सरकार होती तो जैन 2020 में हमने तो गर्डर लॉन्चिंग किया था, अक्टूबर 2023 तक पूरा काम हो जाता था। इन्होंने डिले किया क्योंकि इनके पास वक्त नहीं था इनॉग्रेशन का। छेड़ानगर का फ्लाईओवर 2 हफ्तों से ऐसे ही पड़ा था, मैंने ट्वीट किया तो उद्घाटन हुआ। वर्ली शिवड़ी कनेक्टर, जो सबसे अहम कनेक्टर होगा अभी दक्षिण मुंबई के लिए, हमारी जब सरकार गिराई गई तब 48% पूरा हुआ था।
अभी का अपडेट है, अभी सिर्फ 57% कंप्लीट हुआ है, यानी 9% 2 साल में। ये जो खोखे सरकार आई है, सिर्फ खोखे लेते हैं, एस्केलेशन करते हैं, प्रोजेक्ट डिले करते हैं और दिखाते हैं जनता को क्योंकि हमने उद्घाटन किया, ये झूठ है। प्रोजेक्ट डिले का मेट्रो का भी मैं आपको कहता वही उसी पे हूं, मेट्रो 3 आपको याद होगा, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि जुलाई में पूरी लाइन खुलने वाली है, फिर यहां सीएम को तो पता ही नहीं था। फिर मेट्रो 3 भी अगर आपको याद होगा तो मेट्रो 3 में सिर्फ कारशेड का काम हमने बंद किया था। मेट्रो 3 लाइन का काम इवन कोविड के समय भी चल रहा था, हमने इंस्पेक्शन किया है और कारशेड बन चुकी है। लास्ट ईयर कारशेड को बनाने में 6 महीने गए और जब ये कारशेड पूरी हुई, अभी भी मेट्रो 3 का लाइन पूरा नहीं हुआ है। और इसमें भी मैं कहना चाहता हूं जो 10,000 करोड़ का एस्केलेशन है वो सितंबर 2019 का है, वो घोटाला है। शायद जापान को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पास सारे दस्तावेज है। जब हमारी सरकार आएगी तो इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक प्रोजेक्ट जिसका आप बड़ा विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी, वो है धारावी रीडेवलपमेंट का। पूरा हिंदुस्तान जानता है, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा स्लम उसको कहते हैं। सरकार कह रही है भाई लाखों लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए उसको रीडेवलप किया जा रहा है, आपका क्या ऑपोजिशन है उससे? हमारा ऑपोजिशन साफ है। अगर लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें होनी ही चाहिए। शायद हमारे समय भी अगर टेंडर निकलता तो इनको भी मिल जाता, अदानी जी को या किसी और को मिलता, क्योंकि फ्री एंड फेयर टेंडर करना चाहते। लेकिन आज टेंडर में जो भी चीजें हैं और टेंडर के बाहर भी जो चीजें मिल रही है अदानी जी को, उसको हम विरोध करते हैं। अदानी जी से कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, ना पर्सनल कोई निजी मामला है, ऐसे तो दोस्ती है। लेकिन अगर आप मेरी मुंबई को लूटना चाहते हो तो हम होने नहीं देंगे। लूटना कैसे? मैं बताता हूं। पहली चीज यह है कि उसी टेंडर में लिखा गया कि अगर मुंबई में किसी को रीडेवलपमेंट करना है, अपनी बिल्डिंग का डेवलपमेंट करना है, तो हमें एक टीडीआर लगता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अगर कोई फ्लोर्स बढ़ाने हो, ज्यादा फ्लैट्स बनाने हो, पहले 50% टीडीआर ये अदानी जी से ही लेने पड़ेंगे मुंबई में, कोई भी आप हो। क्या आपको यह मान्य है? क्या ये ठीक होता है किसी भी लोकशाही में? वो भी अगर वो देना चाहे तो, और जिस कीमत को देना चाहे तो उस कीमत पे। फिर स्टेयरकेस प्रीमियम माफ, ओपन स्पेस प्रीमियम माफ। जो 300 एकड़ में आज हटमेंट्स है और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनका तो छोड़िए, उसके साथ उनको टाटा पावर रिसीविंग स्टेशन मिल चुका है, उनको रेलवे लैंड मिल चुकी है। अभी 540 एकड़ है, लेकिन अभी टेंडर जीतने के बाद कहते हैं कि नहीं ये अभी इतने से इसमें मुमकिन नहीं है, हमें तो और 540 एकड़ चाहिए मुंबई के, फ्री ऑफ कॉस्ट। खरीदो, मुंबई को जो पैसा आना है ले लो, दीजिए मुंबई का जो पैसा हक का, और फिर लीजिए, जो करना है कीजिए। मैंने जितना पढ़ा वो कह रहे हैं ये जमीन अडानी को नहीं जाएगी। नहीं, आज ये जो है 1080 एकड़ मुंबई के फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी एक ग्रुप को देते हो, उनको टाउन प्लानिंग अथॉरिटी आप देते हो, अगर कोई चीजें सही या गलत चल रही हो, उसमें किसी का दूसरे का अधिकार नहीं है, ना सरकार का बनता है ना बीएमसी का, सिर्फ अदानी का बनता है। ऐसी मुंबई जो भाजपा कभी जीत नहीं सकती है, मुंबई से तोड़ नहीं सकती, महाराष्ट्र से तोड़ नहीं सकती, वो ही मुंबई आज फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी जी को देना चाहती है। और उसी के आगे जाके कहना चाहता हूं कि जो अभी ये पात्रता का सब चल रहा है सर्वे, उसमें लगभग 1.5 लाख परिवार अपात्र करे जाएंगे, तो फिर वो कहां जाएंगे? उनको घर कहां मिलेगा? इस सारे जो कंस्ट्रक्शन में, यानी धारावी का अलग छोड़िए, जो 540 अलग है, उसमें से अदानी साहब 1 लाख करोड़ कमाएंगे। बिल्कुल कमाए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे मुंबई को मत लूट। आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, आप तरीके के खिलाफ हैं। हम एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के खिलाफ है। सबका डेवलपमेंट हो, आपका भी डेवलपमेंट हो, भला सबका हो। लेकिन आपके इस विरोध की वजह से नहीं लगता कि जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं और उनको घर का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, आपके इस विरोध अगर उनको घर मिलता तो मैं उनके साथ रहता। अगर उनको घर मिलता तो उनके साथ रहता। 1.5 लाख परिवार आज बेघर होने वाले हैं धारावी में। ऐसे क्यों? लाखों लोगों को मिलने वाला भी तो है घर। 1.5 लाख, यानी आप देखिए कितने लोग, 1.5 लाख परिवार, यानी लगभग 4 लाख लोगों को घर नहीं मिलेंगे, तो किसको मिलेंगे? आप आए पावर में तो क्या करेंगे? हम पहले तो ये जो धारावी का टेंडर है, पहले तो पूछेंगे कि ये आपको सिर्फ टेंडर में जो है वो मंजूर है या नहीं है, पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल। जो एक्सेस प्रीमियम माफ कर दिया है, बीएमसी का प्रीमियम माफ कर दिया है, वो सब हम हटा देंगे। मुंबई का हित का हो, आपके हित का हो, लोगों के हित का हो, वैसे जो हो उसी को आगे लेके जाएंगे। फिर कुछ पॉलिटिकल बात करता हूं मैं। यहीं पर अभी किसी पार्टी के लीडर आए हुए थे, उन्होंने, आपकी पार्टी के नहीं दूसरे, उन्होंने कहा ये चुनाव एक लाइन में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। क्या बिल्कुल नहीं, ये शिवसेना वर्सेस जो डरपोक है, जो भाग के गए, वो है। अब है तो शिवसेना ही, नाम उनको मिल गया, सिंबल उनको मिल गया। नाम ऐसे तो काफी सारे लोग नकाब लेके भी घूमते हैं, क्या वो बन जाते हैं? आपके फादर कहते हैं ये बाघ की खाल में लकड़ बग गए हैं। वो उनका कहना यह है कि भाई सब लोकसभा चुनाव में एक फैसला हो चुका, आमने सामने की लड़ाई में हम जीत गए। चैलेंज देता हूं कि बिना वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, यानी मेरे दादाजी का फोटो लगाए चुनाव लड़िए, खुद के दादाजी का फोटो लगा के चुनाव लड़िए। वो हमारे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद का नाम लगाइए। दादाजी तो वो नहीं बदल सकते।
वही तो मैं कह रहा हूं, पर खुद के दादाजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के परिवार का फोटो लगाए। जो हमारी पार्टी के प्रमुख है उनका फोटो लगाते हो, हमारी पार्टी का नाम लेते हो, हमारी पार्टी का चिन्ह लेते हो, और एक यानी मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। वो एक आपको याद है वो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में केमिकल लोचा, किसका ये हो गया? किसका हो गया केमिकल लोचा? अभी जिसका हुआ है उसे पता है, आप आएंगे तो पूछें। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि भाई लेगेसी हमारे पास है, नाम हमारे पास है, सिंबल हमारे पास है। 13 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई लोकसभा में हुई। अगर आपके ये सूट कोई चोर लेके जाए और यहाँ के एंकरिंग करे, मैं पुलिस में दे दूंगा। नहीं, तो क्या इतनी अच्छी एंकरिंग कर पाएगा कोई? इन्होंने मेरी तारीफ भी कर दी और मेरा आर्गुमेंट भी काट दिया। दोनों काम एक साथ इन्होंने कर दिल दिए। से किया है मैंने। नहीं ठीक, थैंक यू सो मच। नहीं, ये बात तो सही है ना कि भाई लड़ाई में आमने सामने की टक्कर होने वाली है आपकी उनके साथ, और वो लड़ाई भी मिला। होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही की टक्कर है, ये चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव होता है, और ऐसे लड़ना भी चाहिए, हर एक पार्टी ने लड़ना चाहिए। लेकिन जो मैं आह्वान करके देखता हूं, जो चैलेंज करके देखता हूं, वो ये नहीं है। चैलेंज तो ये हमने स्वीकारा है कि हमारी सरकार बन रही है, और उसके आगे जाके फिर आज जो युवा है उसके रोजगार के बारे में क्या, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके बारे में क्या, जो महिला असुरक्षित है उसके बारे में क्या, जो आज इन्होंने हमारी जो तिजोरी है बीएमसी की हो, पुणे की हो, नागपुर की हो, नासिक की हो, खत्म करके रखी है, उसको फिर कैसे बनाया जाए, क्योंकि लोगों की सेवा करनी है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सब पैसा देके रखा है, वो वापस कैसे लिया जाए? एक बयान बार बार आपके दादाजी बाला साहब का वो कोट किया जाता है कि उन्होंने कहा था, अगर मुझे किसी दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ा या मेरी पार्टी कांग्रेस जैसी होगी तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। नहीं, आपने पूरा अगर देखा होगा उनका बयान, तो ये था, वो पूरा जो वो आप बीजेपी की क्लिप मत देखिए, उनका पूरा बयान ये था कि जितनी कंफ्यूजन उनकी लीडरशिप में जब चल रही थी, मुझे लगता है सोनिया जी अध्यक्ष होने के पहले, अगर वैसे किसी पार्टी से जैसे कांग्रेस में तब चल रही थी, तब मैं मेरा दुकान या मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस के साथ जाऊं या कुछ ऐसे। और दादाजी मेरे जब थे तभी भी हमने प्रणब मुखर्जी जी को सपोर्ट किया था राष्ट्रपति बनने के लिए, तब वो कांग्रेस से ही बने थे। फिर पाटिल मैडम को भी किया था, 2 बार हमने तो किया था, कितनी बार हमने किया है? तब आपको याद होगा जब मुरली देवरा जी मेयर बन चुके थे, तब तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। देखिए दोस्ती ये थी, ऑलवेज थी, और राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता जो भाजपा के मन में अभी चलता है कि आप मेरे सामने खड़े हो गए तो आप दुश्मन बन गए, ऐसे नहीं होता। मेल क्या है लेकिन शिवसेना का और कांग्रेस का क्या मेल है? लोकतंत्र है। महाराष्ट्र में जो 2.5 साल की हमारी सरकार थी, क्या कोविड के दौरान WHO ने हमारी प्रशंसा नहीं की थी? शासन चलाना ये सबसे बड़ा मेल होता है, वो फेल है और हमारा मेल है। लोकसभा चुनाव के पहले आपकी तरफ से भी कहा गया, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया कि जो परिणाम आएंगे वो ये तय कर देंगे कि असली शिवसेना कौन है। परिणाम आए, ज्यादा सीट सामने सामने की लड़ाई में 1 सीट ज्यादा वो जीत गया, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो असली शिवसेना। ज्यादा नहीं जीत गए, बोलते 13 सीटों पर आमने सामने थे, हम 7 जीते, आप 6 अच्छा जीते। देखो, यही मैंने कहा ना कि खुद के पूर्वजों का फोटो लगाइए, खुद का फोटो लगाइए, हिम्मत हो तो उतना तो कीजिए, क्योंकि अभी आपके पीछे महाशक्ति खड़ी है, ईडी सीबीआई आपके हाथों में है, तो इतनी तो हिम्मत दिखाइए। इतना आप कहते हैं कि उठाव किया तो दिखाइए हिम्मत। और यही आप देखिए, ये जो हमने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस चुनाव में अगर आप नतीजे देखें तो दुनिया का जो क्लेम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी जो दुनिया की क्लेम करती है, बीजेपी, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप, फंड तो आपको पता है, चुनाव आयोग हो, ईडी सीबीआई पुलिस सब उनके साथ थे, लेकिन वो भी आज महाराष्ट्र पे 9 पे है। और आज हम बिना यानी 40 हमारे जो एमएलए थे वो भाग गए, 12 खासदार भाग गए, सांसद भाग गए, बहुत सारे लोकल नेता भाग गए, और हम भी 9 पे है। तन मन हमारे साथ था, धन उनके साथ था, तो भी हम 9 पे है, और भाजपा भी 9 पे। कोई नीचे है इसमें हमारी खुशी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कल्याण जैसी सीट हो, 4.5 लाख वोट्स हमें मिले। ये नतीजे अगर आप देखिए, मुंबई में हमारी एक सीट चुराई गई, उसमें तो हम कोर्ट में गए, लेकिन तो भी 5-1 तो हुआ था मुंबई में। तो ये जो नतीजे हैं, मुझे लगता है काफी बोलते हैं महाविकास आघाड़ी के साथ जनता है और रहेगी। कई जगह पहले थोड़ा धनुष्यबाण, तीर कमान और मशाल में कंफ्यूजन हुआ था। अभी काफी सारे लोग आते हैं, अरविंद जी को भी कहते हैं, जो हमारे सांसद है दक्षिण मुंबई के, कि अरे हमने आपको वोट किया लेकिन गलती से तीर कमान को किया। ये भी तो किया था उन्होंने, 4 अरविंद सावंत भी खड़े किए थे, 4 विनायक राउत खड़े किए थे, इन्होंने नहीं, भाजपा ने, या कोई खुद के कोई जो हो, इनके जैसे सिंबल्स भी बनाए थे। तो ये सारे खेल तो होते तो भी हम इतने जीत पाए, ये बहुत बड़ी बढ़त है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, ये शायद पहली लोकसभा चुनाव था जो हमने भाजपा के खिलाफ लड़ा, राइट। लेकिन अगर हिंदुओं ने वोट दिया हो, मुस्लिम ने वोट दिया हो, सिख ने दिया हो, क्रिश्चियन ने दिया हो, पारसी ने दिया हो, बुद्धिस्ट ने दिया हो, सब तो हमारे देश के नागरिक ही तो है, सब हिंदुस्तानी तो है।
और यही अगर आप देखें तो 2012 में जब हमने बीएमसी लड़ी थी तब भी बीजेपी के साथ थे, तो भी बहरामपाड़ा जीते हैं। इमामबाड़ा डोंगरी में नतीजे बहुत नजदीक आए थे। अरविंद सावंत साहब यहां बैठे हुए, उनको भी काफी सारे तभी मुसलमान भाइयों ने वोट किया था, सिख भाइयों ने वोट किया था, क्रिश्चियन भाइयों ने किया था। तो ये सारे जो लोग हैं ये मुंबईकर है, महाराष्ट्र के लोग हैं, और हर एक ने जाति को बाजू में रख के, धर्म को बाजू में रख के देखा है कि महाराष्ट्र को बीजेपी ने कैसा लूटा है, एकनाथ शिंदे ने कैसा लूटा है। इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो किसी की आवाज नहीं रहेगी। कल अदानी जी के पास परमिशन लेने जाने पड़ेगा। ये भाजपा का हिंदुत्व है, वो चुनावी हिंदुत्व है, नकली उनका हिंदुत्व। आप हिंदुत्व के साथ बिल्कुल हैं? है। वो हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। जब सीट शेयरिंग की बातें होती है, दो पार्टीज में बातें होती है, इसमें तो 3 है और अन्य सारे दोस्त भी है, खींचातानी होती भी है और होनी भी जरूरी होती है। मुझे याद है जब बीजेपी के साथ भी होता था तब भी हुआ करती थी, क्योंकि कई ऐसी सीटें होती हैं जहां लगता है कि आप भी वहां जीत सकते हो, ये भी जीत सकते हैं, मैं भी जीत सकता हूं, तभी तो तीनों की ताकत है, तभी तो वो सीट जीत सकते हैं। लेकिन भाजपा ने तो हमें धोखा दिया था। 2014 में अगर आपको याद होगा तो हमारा सीट शेयरिंग पूरा हुआ था। हम तुलजापुर में थे, मंदिर से बाहर आए और हमें पता चला था कि सीट शेयरिंग फाइनल हुआ। सिर्फ इतना था कि कब अनाउंस करना है। और जब मुंबई में हमने लैंड किया तो ऊपर से उनको फोन आया था, नहीं सेना को तो अभी खत्म करना है, सेना के साथ सीट शेयरिंग नहीं, तोड़ दो। धोखा उन्होंने दिया था 2014 में, तब भी हम हिंदू थे, उसके बाद भी हम हिंदू रहे। 19 में भी उन्होंने धोखा दिया, लेकिन अभी सीट शेयरिंग का चल रहा है। ये तय कैसे होगा आदित्य जी, ये बात कि मीट कमरे के अंदर 2 ही 3 लोग रहे होंगे कि उद्धव जी को सीएम बनाने के बाद हुई थी? वो कहते नहीं हुई थी। एक काम कीजिए ना, एक विश्वासार्हता की पोल लीजिए, भाजपा के सारे नेता लगाइए उस फोटो में और उद्धव जी एक अकेला को खड़े कीजिए, देखिए विश्वासार्हता महाराष्ट्र में, देश में किसकी ज्यादा है, भरोसा किस पे है। अच्छा, एक धारावी पर सवाल आया था, वो मैंने आपसे पूछ लिया। एक सवाल ये कि इस सरकार ने 2 साल में कोई तो ऐसा काम किया होगा जो आपको पसंद होगा? इतना पॉज। शायद चुनाव को अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि चुनाव लेने चाहिए, नहीं तो क्या काम किया है उन्होंने? एक काम मुझे दिखाइए। ये जो 1500 रुपए महिलाओं को, लड़कियों को देने वाले, जो 15 लाख देने वाले थे 10 साल पहले, आज 1500 पे आ गए। ऐसी जादू कौन कर सकता है? और मैं आपको ये लिख के देता हूं, उसको गेम चेंजर मानते हैं? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लिख के देता हूं। अगर गलती से इनकी सरकार वापस बैठ गई तो ये तो किसानों को 25 रुपए का चेक देते हैं, महिलाओं को भी बोलेंगे देखो अभी तो पैसा नहीं है, 15 रुपए घर लेके जाओ। ये जुमला है, ऐसे कह देंगे। हम तो बढ़ा के भी देंगे और सुरक्षित महिला भी देंगे। कितना बढ़ा के देंगे आप? अभी आप देखिए, ये तो चुनाव के जब ऐलान जैसे हुआ है, अभी हमारा वचननामा आएगा, जाहिरनामा आएगा। उन्होंने तो खजाना खोल दिया है। ये महिलाओं को पैसा देने वाली बात है, टोल फ्री कर दिया है उन्होंने। मदरसों की टीचरों की तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा दी हैं। सब किया, ये तो हिंदुत्व कहलाते हैं। ये ही मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक है, ये तो वेलफेयर स्टेट कर रहे हैं। अगर मदरसों के टीचर्स को ज्यादा दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, टोल फ्री किए, बिल्कुल कीजिए, ज्यादा भी दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा बांटा है, खुद के बिल्डर्स को जो पैसा बांटा है, वो हम तो बिल्कुल रोकेंगे। और जो भी गलती किया होगा, उन्होंने जो भी करप्शन किया होगा, उनको